जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में। डिक्टेशन स्टार्ट। चीन सरकार द्वारा हांगकांग के अखबार एप्पल डेली को आखिरकार बंद करा देना इस बात का एक और सबूत है कि किस तरह सरकारें अपनी आलोचना को लेकर असहनशील होती जा रही हैं। यह अखबार लोकतंत्र का समर्थक माना जाता था। वह हांगकांग शहर पर नियंत्रण बढ़ाने के खिलाफ लगातार लिखता रहता था। उसका यह रवैया चीन और हांगकांग सरकार को चुभ रहा था। फिर तो चीन सरकार ने झूठे आरोप लगाकर इस अखबार के मालिक को गिरफ्तार कर लिया, अखबार की सारी संपत्ति जब्त करने, उसके कार्यालय में तलाशी लेने और 5 संपादकों को भी गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। अखबार पर आरोप था कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहा है और उसकी विदेशों से मिली भगत है। पिछले साल ही चीन सरकार ने वहां राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू किया था, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई। हालांकि इस कानून के तहत वहां बहुत सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है, मगर आधुनिक लोकतंत्र के इतिहास में पहली बड़ी घटना है कि किसी सरकार ने किसी अखबार की आलोचना से असहज होकर उसे बंद होने पर मजबूर कर दिया। भले चीन सरकार इस तरफ से आंखें मूंद ले, पर उस अखबार की आखिरी प्रतियां खरीदने के लिए जिस तरह लोगों ने भीड़ लगा दी, वह अपने आप में एक लोकतांत्रिक देश के भीतर खदबदा रहे आज़ादी के जज्बे के फूट पड़ने का बड़ा संकेत है। 2 साल पहले हांगकांग में शहर पर से नियंत्रण हटाने और लोकतंत्र बहाली को लेकर व्यापक विद्रोह फूटा था। उसे दबाने के लिए चीन सरकार ने दमन का सहारा लिया था। बड़े पैमाने पर नौजवानों को जेलों में ठूंसा गया, बहुत सारे पुलिस और सेना की गोलियों के शिकार बने। उस घटना की पूरी दुनिया में घोर निंदा हुई थी। एप्पल डेली ने भी विद्रोहियों के समर्थन और सरकार के विरोध में लगातार टिप्पणियां प्रकाशित की। तभी से वह सरकार की आंखों में चुभ रहा था। चीन सरकार किस तरह अपने विरोध में उठने वाली आवाज़ों को दबाने की कोशिश करती और मीडिया में सिर्फ वही बातें प्रकाशित प्रसारित देखना चाहती रही है जो उसकी प्रशंसा में हों, यह किसी से छिपा नहीं है। इसीलिए इंटरनेट माध्यमों पर भी उसने अंकुश लगा रखा है। एप्पल डेली ने उसका अंकुश मानने से इनकार किया और आखिरकार उसे बंद होना पड़ा। उसकी रोज करीब 80,000 प्रतियां बिकती थीं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वह हांगकांग में कितना लोकप्रिय अखबार था। जिस दिन बंद हुआ उस दिन उसकी 10 लाख प्रतियां
बिक गईं। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी की दुहाई दी जाती है, मगर यह भी छिपी बात नहीं है कि सरकारें अपने विरोध में उठने वाली आवाज़ों से असहज हो ही जाती हैं। लिहाजा किसी न किसी रूप में अभिव्यक्ति की आज़ादी को प्रभावित करने का प्रयास करती रही हैं, चाहे वह प्रलोभन देकर हो या फिर किसी तरह का अंकुश लगाकर या फिर दमन के जरिए। भारत में भी आपातकाल के समय मीडिया और सरकार के विरुद्ध आवाज़ उठाने वालों पर अंकुश लगाने का प्रयास इसी का नतीजा था, मगर सरकारें शायद इस तथ्य को जानबूझकर भुला या ढक देने का प्रयास करती हैं कि लोगों की जुबान बंद कर देने से उनके फैसलों, नीतियों या फिर काम करने के तरीके को लेकर पैदा हुआ असंतोष समाप्त नहीं हो जाता है। सत्ता के द्वार पर दस्तकें पड़ती रहती हैं। टीकाकरण और कोरोना जांच में फर्जीवाड़े की बढ़ती घटनाएं चिंता पैदा करती हैं। अफसोस की बात इसलिए भी है कि सरकारों के तमाम चाक चौबंद बंदोबस्त के दावों के बावजूद कुछ तत्व लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने में कामयाब हो जा रहे हैं। ताज़ा घटना मुंबई की है, जहां 2000 से ज़्यादा लोगों का फर्जी टीकाकरण कर दिया गया। वहां 9 फर्जी टीकाकरण शिविर चलते रहे और लोगों की जान पर बन आई। हालांकि फर्जी टीकाकरण की घटनाएं देश के अन्य इलाकों से भी आई हैं, लेकिन चिंता और हैरानी की बात इसलिए है कि यह घटना उस महानगर की है जहां हर मामले में पूरी मुस्तैदी के दावे किए जाते रहे हैं। सवाल है कि आखिर फर्जी टीकाकरण शिविर चलते कैसे रहे? क्या बृहन्मुंबई महानगर पालिका को इसकी जरा भनक नहीं लगी? टीकाकरण का जिम्मा संभालने वाले आखिर करते क्या रहे? टीकाकरण शिविर कोई छोटा कार्यक्रम तो है नहीं। इससे तो लगता है कि मुंबई जैसे महानगर में भी टीकाकरण कार्यक्रम लापरवाही का शिकार हो चुका है। जो पुलिस लोगों की शिकायतों के बाद हरकत में आई, अगर वह पहले से सतर्क रहती तो बड़ी संख्या में लोगों को खतरे में पड़ने से बचाया जा सकता था। गौरतलब है कि टीकाकरण के लिए केंद्र सरकार की ओर से बाकायदा एक निश्चित व्यवस्था निर्धारित की गई है। इसके तहत टीका लगवाने के लिए व्यक्ति को कोविन ऐप के जरिए पंजीकरण कराना पड़ता है। इसके बाद टीका लगाने का दिन और समय तय होता है। साथ ही एक OTP नंबर मिलने की भी व्यवस्था है। इस OTP नंबर को बताने के बाद ही टीकाकरण का प्रमाण पत्र मिल पाता है, पर फर्जीवाड़े ने इस पूरी प्रक्रिया को धता बता दी, जबकि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ही OTP की व्यवस्था बनी थी। ताज्जुब की बात यह कि मुंबई में जिन 2000 से ज़्यादा लोगों को टीका लगा, उनका कोविन ऐप पर कोई ब्यौरा ही नहीं था, न ही इन लोगों को टीकाकरण के तत्काल बाद प्रमाण पत्र दिए गए। इस पूरे मामले का पर्दाफाश भी इसी वजह से हो पाया। अब पता चला है कि टीके भी नकली थे। ऐसा भी बहुत कम हुआ है कि जिन लोगों ने पंजीकरण नहीं करवाया, उनके नाम से पहले ही टीके लग चुके। इन घटनाओं से यह तो साफ हो गया कि टीकाकरण के गोरख धंधे में कई गिरोह पनप गए हैं। टीकों के चोरी होने और भारी रकम ऐंठ कर भी टीके लगाने की घटनाओं ने व्यवस्था की कलई खोल दी है। इसमें कोई संदेह नहीं कि
टीकाकरण में फर्जीवाड़े का बड़ा कारण टीकों का पर्याप्त रूप से उपलब्ध न होना है। अब 18 साल से ऊपर के सभी लोगों का टीकाकरण हो रहा है। ऐसे में भीड़ से बचने के लिए हर कोई पहले टीका लगवाना चाहता है। इसके लिए कई बार लोग अनुचित रास्ते अपनाने से भी नहीं चूकते। जाहिर है ऐसे में ठगों की जमात क्यों चूकेगी। अगर इतना महत्वपूर्ण अभियान भी फर्जीवाड़े का शिकार होने लगेगा तो लोगों की जान ही खतरे में पड़ जाएगी। महाराष्ट्र सरकार घर घर जाकर टीका लगाने जैसे कदम की तैयारी में है ताकि बुजुर्गों को शिविरों में धक्के ना खाने पड़े। लेकिन अगर इसी तरह फर्जी शिविर चलते रहे और समय रहते किसी को हवा भी न लगी हो तो मान कर चलना चाहिए कि इसके पीछे कोई बड़ा खेल है। महामारी से निपटने के लिए जब जांच और टीकाकरण जैसे कामों में ही बेईमानी होने लगेगी तो हम कोरोना से निपट कैसे पाएंगे। स्टॉप।